नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद ही ममता बनर्जी की एक बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 और उड़ीसा की एक सीट के लिए उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। इसके मुताबिक भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। बंगाल का भवानीपुर विधानसभा वही सीट है जहां से ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी। समाचार एजेंसी ने बताया था कि चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला किया है। इस तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीरपुर, पिपली, उड़ीसा में भी उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने यह कहा कि अन्य 31 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव को कोरोना की वजह से टाल दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और वही कैंडिडेट 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए जो एक परंपरागत सीट है उसके लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी के रूप में बहुत सख्त मापदंड बनाए गए हैं। तो बंगाल में किन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं आपको वो भी बता दें कि जिन पर उपचुनाव होने हैं मुर्शिदाबाद है, जंगीपुर, शमशेरगंज, 24 दक्षिण परगना, गोसाबा, दक्षिण मेदिनीपुर, खड़गपुर, नादिया में शांतिपुर, कूच बिहार और दिनहाटा में भवानीपुर। ममता बनर्जी की कुर्सी पर यह मंडराते खतरे की वजह से टीएमसी बार बार चुनाव आयोग से जल्द उपचुनाव की मांग कर रही थी, क्योंकि जब आप किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं तब तक आप कुछ 6 महीने तक सीट पर बने रह सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ती है और यही वजह थी कि लगातार जो टीएमसी है वो ये मांग कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराए जाएं। आपको बता दें कि उपचुनाव कराने के लिए दिन रात एक मेहनत की है और ममता बनर्जी 5 नवंबर तक विधानसभा की सदस्य नहीं अगर बन पाती हैं तो मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटना होगा, कुर्सी त्यागनी होगी। तो जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आ रही थी टीएमसी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी मुख्य विपक्ष के रूप में पश्चिम बंगाल में विराजमान है, बीजेपी कोरोना का हवाला देकर उपचुनाव का विरोध कर रही थी, जिससे कि ये चुनाव आगे तक टल जाए और ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े और बीजेपी को एक बहाना मिल जाए राजनीति करने का भी कि ममता बनर्जी के बाद आखिर उस सीट पर कौन बैठेगा। तो ये तमाम राजनीति जो बीजेपी सोच रही थी शायद वो तो अब नहीं हो पाया, चुनाव की तारीख तय हो गई है। लेकिन अब क्या स्थिति बनेगी, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ फरीद खान साहब टीएमसी से, जॉय चौधरी साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जॉय चौधरी साहब, बीजेपी एक जो जुगत में थी वो काम बीजेपी का तो नहीं हो पाया, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। देखिए, मैं तो इससे पहले भी इस डिबेट में बैठ चुका हूँ और पहले बोल चुका हूँ कि निर्वाचन कमीशन काम करेगा, बीजेपी का उसमें कुछ भी लेना देना है नहीं। मैं तो अभी बोलूंगा कि हमारे वरिष्ठ जो बैठे हुए हैं तृणमूल के लीडर फरीद जी, और फरीद जी कम से कम ये तो नहीं कोसेंगे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पे काम कर रही है। अब तो चुनाव आयोग उनके कहने पे भी काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के रिक्वेस्ट से संवैधानिक ये देखते हुए यहाँ भवानीपुर सीट का इलेक्शन बाई इलेक्शन करने का ऐलान किया है। हम लोग प्रिपेयर हैं, जनता से हम लोग जाएंगे, जनता के पास हम लोग जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं डर है और ममता बनर्जी को कई टक्कर लेंगे। आशा करते हैं यहाँ जिस तरह उन्हें नंदीग्राम में हार का मुंह देखना पड़ा था, भवानीपुर में भी वही हाल उनका होने वाला है। लेकिन उनकी ये परंपरागत सीट है जॉय साहब। देखिए, इलेक्शन में कोई किसी का परंपरागत सीट नहीं होता है। इससे पहले भी बहुत सारे, जैसे यादवपुर का सीट रहा है, वो वामफ्रंट का परंपरागत सीट होता था कभी, उस सीट से वो लोग हार चुके हैं। नंदीग्राम में लगातार 3 बार से जीतते आ रही थी तृणमूल कांग्रेस, इस बार वहां से हार गई है। तो राजनीति में कोई भी सीट किसी की विपपोती नहीं होती है, परंपरागत नहीं होती है कि ये सीट से हम ही जीत के आए हैं। बड़े बड़े दिग्गज, ये इतिहास साक्षी है, आपको भी पता है कि बड़े बड़े दिग्गज जो है जो इसको अपना सीट समझते थे, अपना बपौती समझते थे, उस सीट से उनको हार का मुंह देखना पड़ा है।
तो कोई सीट राजनीति में परंपरागत नहीं होती है। हाँ, उनका घर है वहां पे, वो अपना दाम दंड से सब लगाएंगे, यूज करेंगे, फिर भी उनको कहीं से कहीं टक्कर हम लोग देंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, बीजेपी इन उपचुनावों का विरोध कर रही थी और ये जता रही थी कि कोरोना की वजह से अभी फिलहाल उपचुनाव ना कराए जाए। देखिए, अभी भी कोलकाता में जो कोविड की परिस्थिति है नॉर्मल नहीं हुई है। अभी भी लोकल ट्रेनें बंद है। क्यों बंद है? कि बाहर से मजदूर न आए और कलकत्ता में कोविड की परिस्थिति खराब न हो, इसके लिए। तो ये चारों तरफ से छल चतुराई से करके निर्वाचन कमीशन को दिखाया है इन्होंने कि हाँ, कलकत्ता में अभी कोविड की परिस्थिति ठीक ठाक है, यहाँ इलेक्शन हो सकती है। तो देखिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने मजदूरों को मार दिया। आज इतने दिन से ट्रेन बंद है, बाहर से आदमी आ नहीं रहे हैं। कलकत्ता में बसें सही ढंग से चल नहीं रही है कि कोविड का प्रोटोकॉल लागू है। अभी भी कलकत्ता में आधी से ज्यादा 50% वर्क पे काम हो रहा है। अब फिर भी इनको कहना है कि यहाँ हो सकता है, ठीक है, इनकी समझाने की कोई बाध्यता है जिससे ये इनके नहीं रहे तो इलेक्शन होगी। लेकिन मुख्य चुनावों में आपने भी इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तमाम आरोप बीजेपी पर लगे थे, आप पर सवाल भी खड़े किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ना बीजेपी के नेता माने, खुद प्रधानमंत्री वहां इतनी रैलियां करने पहुंच गए, जबकि वो समय इतना खतरनाक था कोरोना के लिए कि जिसका परिणाम बाद में पूरे देश ने भुगता। एकदम, मैं मानता हूँ। देखिए, उस समय भी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन डिक्लेयर किया था और उन्होंने प्रोटोकॉल बांट दिया था। हम उस प्रोटोकॉल में थे। अभी भी आप देखोगे कि अभी भी जो 30 सितंबर को ये चुनाव हो गए, उसके लिए उन्होंने कोविड का प्रोटोकॉल दिया है कि कैंडिडेट का जो ड्राइवर है, जो पोलिंग एजेंट है, सभी को डबल वैक्सीन होना चाहिए, सभी का कोविड, फिर उसके बाद भी कोविड टेस्ट होना चाहिए। तो ये उनका कहना है। आप इसी तरह से उन्होंने बिहार में भी इलेक्शन करवाया। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक रहा। बिहार इलेक्शन में आप नहीं बोल सकते हो कि कोविड के परिस्थिति इतना खराब हुआ है, लेकिन बंगाल के इलेक्शन में उस टाइम में शायद खराब हुआ है। और ऐसा नहीं कि उसको लेकर पूरा देश को भुगतना पड़ा है, क्योंकि बंगाल से तो कोई तमिलनाडु नहीं गया, बंगाल से तो कोई केरला इलेक्शन लड़ने नहीं गया। हाँ, बंगाल का, लेकिन बंगाल के साथ साथ कई और जगह पर उपचुनाव थे, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है, और जगहों पर जहां जहां एक एक दो सीटों पर उपचुनाव थे वहां पर बहुत नुकसान हुआ। कई लोग मारे गए थे क्योंकि दूसरी लहर इतनी भयानक आई थी। एक तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस तरह की ये स्थिति बन रही है और कैसे इसको काबू किया जाए। चलिए, फरीद साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। फरीद जी, अब तो टीएमसी खुश है कि टीएमसी की बात चुनाव आयोग ने मान ली है, और शायद अब ये आरोप भी नहीं रहा कि अब बीजेपी की बात मानती है चुनाव आयोग। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम तो इलेक्शन कमीशन को तहे दिल से जो शुक्रिया कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे, तब उन्होंने हमारी बातों को सुनकर उस पर ध्यान दिया, क्योंकि संविधान संकट में था। संविधान की रक्षा करने की लड़ाई हम सब मिलकर करते आए हैं, करते रहेंगे। तो हम इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात सुनी, हमारे 2-3 बार डेलीगेशन गए, उनकी बात को समझा, सोचा, समझा, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमने तो पहले भी कहा था कि हमें आप सिर्फ 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और जो भी उन्होंने समय हमें दिया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ममता बनर्जी भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। और हालांकि हमारे पास 7 सीटों का चुनाव होना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3 सीटों का ही अनाउंस किया है। खैर, जो भी है उनके पास उसकी कोई वजह होगी। इलेक्शन कमीशन जैसा भी कहेगा, हम उसकी हर शर्त पर, हर चीज से तैयार हैं। हम कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए पूरा ये इलेक्शन लड़ेंगे और संविधान की जीत होगी। तो फिर दोबारा से खेला होगा क्या? नहीं, खेला तो हो ही चुका है। अब तो खेला 2024 में देश में होने वाला है। ये तो खाना पूर्ति की लड़ाई थी। ममता बनर्जी यहाँ से कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट पहले से फिक्स है, अब वो पूरी तरह से जीतेंगे। तो यहाँ तो खेला तो ऑलरेडी हो ही गया है बंगाल में। अब तो खेला पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है। ये खाना पूर्ति की लड़ाई है, वो खाना पूर्ति जरूर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मुख्य चुनावों के बाद हिंसा हुई और उस हिंसा का पूरा आरोप सीधा सीधा टीएमसी पर लगाया गया, क्या इस बार पूरी तरह से आप तैयार हैं कि इस तरह की कोई भी घटना ना घट पाए? देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जिनको मनुष्य से प्यार है। वो कभी नहीं चाहती कि किसी भी इंसान की कोई क्षति हो, चाहे वो जान की हो, चाहे वो माल की हो, चाहे वो दुकान की हो, चाहे किसी के बिजनेस की हो, क्योंकि वो जमीन से उतरी हुई नेत्री हैं। उनको मालूम है कि 1-1 रुपया जमा करके 100 रुपए करने में कितनी तकलीफ होती है। वो लोगों की तकलीफ को समझती है। इसीलिए उन्होंने तरह तरह की स्कीमें निकाली हैं।
इसीलिए उन्होंने एक स्कीम निकाली है कि द्वारे सरकार, जो लोग जाके सरकार के पास जाके स्कीमों का फायदा नहीं उठा सके हैं, तो वो सरकार आपके द्वारे चली आ रही है। तो वो जानती है लोगों की तकलीफें, उन्होंने अपनी जिंदगी तकलीफ में गुजारी है। वो आज भी अगर चाहती तो बड़े बंगले, बड़े फ्लैट ले सकती थी, मगर आज भी वो अपनी एक झोपड़ी में रहती हैं और लोगों की तकलीफों को समझती है। हम तो समझते हैं कि पूरे देश को, बंगाल तो जानता ही जानता है, पूरा देश अगर जिस दिन ममता बनर्जी को पूरी तरह से जानेगा तो दोनों हाथ से लोगों ने सलाम करेंगे कि ये एक ऐसी नेत्री है जो देश को समझती है। इसीलिए पूरी दुनिया में ममता बनर्जी का नाम हो रहा है कि एक ऐसी नेत्री है जो आज भी हवाई चप्पल पहनकर चलती है, ऑर्डिनरी साड़ी पहन कर चलती है। लोग कहने वाले बहुत सी बातें कहते हैं, सही बात है, करने को तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन त्याग भी एक नाम है। जिस तरह से मदर टेरेसा हमारे बंगाल से निकली है और वो भारत रत्न थी, नोबेल पीस प्राइज उनको मिला है, उसी तरह से ममता बनर्जी भी बंगाल के लिए और एक दिन पूरे देश के लिए नवरत्न का काम करेंगी और भारत रत्न भी वो भी प्राप्त करेंगी। चलिए जॉय साहब, इस बार आप क्या तैयारी करेंगे चुनावों में, क्योंकि पिछली बार के आपके जो दाव पेच थे वो फेल हो गए। देखिए, जनता के पास हम फिर से जाएंगे। ये 3 महीने में जो इन्होंने जनता से खिलवाड़ किया है, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे हो, चाहे कोई न कोई बहाने से हो, उसको हम जनता के पास लेके जाएंगे कि इन्होंने क्या बोला था और क्या दिया है। इन्होंने बोला कि जनता स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ते में 4% दर से ऋण मुहैया कराया जाएगा। कोई इस पे कंडीशन नहीं है। किसी बच्चे को, किसी छात्र को क्या मिला है, किसी को नहीं मिला है। हम ये चीज जनता के सामने लेके जाएंगे। ये बोले थे कि हम इतनी सारे एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतनी सारे टीचर की जो शिक्षक की जो चीज खाली है उसको भरेंगे। सॉल्ट में ये अपना शिक्षक भवन जो है, जहाँ पे शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन पे रात में लाठीचार्ज होता है, उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें विष खाना पड़ता है। ये ममता बनर्जी की सरकार में हो रहा है। हाँ, ममता बनर्जी सही में उनको भारत रत्न दिया जाएगा। आजकल जो बंगाल में दुर्गा पूजा होने वाला है, उस दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी का एक फोटो भी बन रहा है, मूर्ति बन रहा है, दुर्गा पूजा, और उनका उसमें पूजा होगा। ये बाकायदा तृणमूल वाले लोग कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी का सभी हाथ खून से लगे हुए हैं। जहां से वो नंदीग्राम लड़ी थी, वहां पे हमारे कार्यकर्ता खून हुए हैं। अभी भवानीपुर में लड़ेंगे, भवानीपुर में हमारे कार्यकर्ता कोई न कोई मारे जाएंगे। एक स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो है इनकी खून से खेलने की आदत है। ये अभी वो खेला हो मतलब कोई न कोई विपक्षी पार्टियां यहाँ पे मृत्यु के सामने लड़ेगी और उनकी पार्टी के कैडर को मृत्यु का मुंह देखना पड़ेगा। यह है पश्चिम बंगाल का अवस्था। जो यहाँ पे इतने दिन से जो कानून व्यवस्था का हाल रखा है, उसको लेकर के हम वहां पे जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता डिसाइड करेगी। जनता को फिर से वही मंजूर है तो ममता बनर्जी जिता के लाएगी, नहीं तो फिर से नंदीग्राम का मुंह दिखाएगी जनता। ही है। लेकिन आपको क्या लगता है हार जाएंगे जॉय साहब, लेकिन आपको क्या लगता है, चलिए ममता अगर इस सीट पर नहीं जीतती हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा? सरकार तो फिर भी टीएमसी की रहेगी, कोई दूसरा चेहरा आएगा। देखिए, जीत या हार बात की बात है, लेकिन देखिए इनके पास दूसरा चेहरा है नहीं। चाहे ममता बनर्जी, फर्स्ट पर्सन ममता बनर्जी, सेकेंड पर्सन ममता बनर्जी, थर्ड पर्सन ममता बनर्जी, सही ना, उनके पास एक ही नेता है। उसके पास जो भी है ना, किसी के पास कोई पावर नहीं है। चाहे ममता बनर्जी डिसीजन ले या अभिषेक बनर्जी। और बताइए, कोई भी प्रथम शरीर के फर्स्ट कैटेगरी में कोई नेता आता हो जो खुद से कुछ बोल सकता हो, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभिषेक बनर्जी आज सबसे वरिष्ठ पश्चिम बंगाल में इनके सबसे बड़े सहयोगी थे सौगतो राय को इन्होंने कठपुतली बना रखा है। इतने शिक्षित व्यक्ति थे। आज लास्ट 7 महीने से सौगतो राय कभी प्रवक्ता बन गए हैं, लेकिन इतने शिक्षित व्यक्ति होते हुए भी इन्हें इन्होंने कठपुतली बना रखा था। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी। इसे छोड़ करके इनके पार्टी में और कोई लीडर नहीं है। और रहा बात गरीब, हाँ सच में बहुत गरीबी है, इन्होंने बहुत गरीबी देखी है। जो व्यक्ति हाथ में आईफोन लेके घूमता है सच में गरीब होता है। जो व्यक्ति हरीश स्ट्रीट में खुद झोपड़ी में रहता हो लेकिन भतीजा महल में रहता हो, सच में वो गरीब है व्यक्ति, सच में वो व्यक्ति गरीब है। मैं भाई से पूछूंगा कि हरीश चटर्जी स्ट्रीट में कितने सारे प्लॉट है इनके नाम से है, इनके नाम से है, मतलब इनके परिवार के नाम से है। चाहे इनके भाई के नाम से हो, इनके भतीजा के नाम से हो, इनके बड़े भाई के नाम से हो,
या कोई रिलेटिव के नाम से हो, कितने सारे हो डिक्लेयर दे। ये गरीब है, ममता बनर्जी गरीब है, लेकिन इनके जितने सारे भाई थे सब अमीरात अमीर हो गए। ये क्या सिस्टम है? फरीद साहब। जी जय जी को मैं सुन रहा था। जय जी सबकी प्रॉपर्टी का बता रहे थे। अरे मैं तो ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। ममता बनर्जी की अपनी सादगी पे कुछ दुनिया मरती है। ममता बनर्जी की सादगी को दुनिया के लोगों ने सराहा है। अब बीजेपी वाले भाइयों लोगों को बुरा अगर लगता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब किसके रिश्तेदार का क्या है ये तो हम नहीं बता सकते। मैं तो मोदी जी के, या तो मैं राजनाथ जी के, या मैं गडकरी जी के, या मैं दिलीप घोष जी के, या मैं सीतारमन जी के, या मैं किसी भी नेता के किसी के परिवार की गिनती नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। और ममता बनर्जी को जब दुनिया के लोगों ने सराहा है, अगर भाजपा वाले उसको नहीं मानते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। क्योंकि झूठ को तो झूठ ही अच्छा लगेगा ना, झूठ को कभी सच्चाई अच्छी नहीं लगेगी। ममता बनर्जी का नाम एक आवेग है बंगाल में। ममता बनर्जी एक इमोशन है। और आप ये समझ लीजिए कि आज जो इलेक्शन अनाउंस हुआ, आज शाम को ही आप चारों तरफ देखिएगा, चारों तरफ पोस्टर, बैनर, झंडे और लोग निकल पड़ेंगे रास्ते पे। तो ये बीजेपी वालों का जो एक डिप्रेशन है, वो बोलूंगा कि डिप्रेशन में लोग जा चुके हैं। इनके पास और कुछ रह नहीं गया है। अच्छी बातें तो कभी ये करना के सोच ही नहीं सकते। हर चीज में राजनीति खोजते हैं। मैंने कल भी आपके चैनल में, अवस्थी जी आप भी शाम को थे, जो आपके एक नेत्री कहाँ से आई थी, जो सिर्फ बोलती चली गई, उन्होंने और कुछ सुना ही नहीं, मैं चुप रहा। क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग किसी झमेले में नहीं जानते। कल भी आपने देखा, कल भी उन नेत्री ने हमारी ममता बनर्जी के बारे में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए वो खुद शर्मसार हुई होंगी रात को, अगर उन्होंने जाके अपने आप को दोबारा सुना। तो खैर हम लोग उस पर नहीं जानते हैं। हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रह के काम करना जानते हैं। हम लोगों के दिलों में उतरना जानते हैं, लोगों को काम देना चाहते हैं, उसी में हमें खुशी मिलती है। अब किसको इससे बुरा लगता है, किसका क्या प्रॉब्लम है, ये उनका है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि 7 सीट पे जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जो अभी 3 पर होंगे, लेकिन 7 सीट में बीजेपी को दिख रहा है कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, इसलिए वो इतना मायूस हो गए। मैं अपने छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग जय जी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि चलिए आइए ना, अब तो इलेक्शन होना था, हो गया, क्यों ये खाना पूर्ति है कर लें। उन बंगाल में उन्नयन हो रहा है, बंगाल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आइए ना, साथ में हाथ मिला के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब फिर दोबारा इलेक्शन आएगा फिर लड़ाई कर लेंगे। अभी हम लोग क्यों लोगों को डराएं कि किसकी जान जाएगी। अभी आपने पहले से अनुमान लगा लिया कितने लोगों की जान जाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आप आइएगा, मैं साथ में चलूंगा, हम दोनों कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिला के एक इलाके में घूमेंगे। चलिए ना, जिसको जो वोट देना होगा वो आपकी पार्टी का आदमी आपको वोट देगा, हमारी पार्टी का आदमी हमको वोट देगा। जिसको जो अच्छा लगेगा वोट देगा। कम से कम 2 फैमिलियां तो सलामत रहेंगी। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव जय भाई जी। और मैं आपसे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। आज अच्छा दिन है, इलेक्शन कमीशन को शुभकामनाएं देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोबारा देखना चाहते हैं, और वो जरूर देखेंगे। बंगाल की जनता दोबारा देखेगी। लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमारे अंदर में क्या है नहीं है। आप कहते हैं हमारे पास नेता नहीं है। अरे ममता बनर्जी नेता बनाने की मशीन है। ममता बनर्जी नेता बनाने की फैक्ट्री है। जिस बंदे पर भी हाथ रख देंगे वो कल एक नेता बन जाएगा। और आपने इतिहास में बहुत से लोग देखा। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एक छोटा वर्कर भी बड़ा नेता कल बन सकता है, और बड़ा नेता भी कल छोटा सा वर्कर बन सकता है। हम सब छोटे छोटे वर्कर हैं अपनी पार्टी के। हम लोग ममता बनर्जी की आवाज पर जान देने वाले लोग हैं, क्योंकि ममता बनर्जी लोगों के दिलों में उतरी हुई है। ममता बनर्जी लोगों का काम करती है और लोगों का काम करती रहेगी। लेकिन फरीद साहब, फिर भी एक विकल्प के तौर पर अगर देखें तो कौन सा वो चेहरा हो सकता है टीएमसी में? लेकिन ये कोई भी चीज होती है सर, वक्त आने का पता चलता है। वक्त आएगा पता चल जाएगा। हमने कितने रेलवे मिनिस्टर दिए, हमने बहुत कुछ दिया। हमारे यहाँ जो लोग जब कैबिनेट मिनिस्टर रहे तो उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। जब ममता बनर्जी उनको तैयार कर दिया, उनको पूरा देश जानने लग गया। तो हर चीज का एक वक्त होता है। जिस तरह से भाजपा में लोग समझते थे कि अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आया एक नया चेहरा। तो बहुत से चेहरे, ममता बनर्जी जिसके सर पर हाथ रख देंगी वो बंगाल का नेता होगा, वो देश का नेता बन जाएगा। चलिए जॉय साहब, फरीद जी की बात सुनी। ममता बनर्जी अभी तक एक ही व्यक्ति पे हाथ रखे हैं, और उसका नाम है अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी को छोड़ करके और किसी के माथे पर हाथ नहीं रखी है। इसके लिए वो सच में नेता बन गए हैं। नहीं तो रातों रात कहाँ से उठा के कहाँ लेके चले आए हैं। एमपी से लेकर के पार्टी का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, ये तृणमूल में ही संभव है और किसी पार्टी में संभव नहीं है। देखिए आज 35 साल का वामफ्रंट को शासन को
ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका है, ये हर कोई को पता है। उस समय इन्हें अग्नि कन्या कहा जाता था, अग्नि कन्या, बंगाल की अग्नि कन्या। जब इनकी अग्नि कन्या पास नहीं चली तो इन्होंने अभी सत्य का प्रतीक, ममता बनर्जी जो है सत्य का प्रतीक, जब देखा गया कि इनके भाई भतीजा लूट खसुट खा रहे हैं तो इसको भी छोड़ दिए, अब आ गए बांग्लादेश में। और ऐसा हो गया कि इनका खुद का जादू जब नहीं चला, अब बोलते हो बंगाल की जनता इनको बहुत प्यार करती है, ये बंगाल की जनता ने सही में इतनी ज्यादा प्यार करती तो इन्हें क्यों पॉलिटिकल एनालिस्ट को लाना पड़ा, क्यों इनको पीके को हायर करना पड़ा। ये तो इससे पहले बोल रहे बीजेपी वाले को हायर करते हैं, इन्हें क्या जरूरत पड़ गई। ये तो इन्हें तो जनता जनार्दन बहुत चाहती है, इन्होंने बहुत काम किया है 10 साल में, फिर क्यों इन्हें चाहिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट तो उसे चाहिए ना जो जिसे डर होता है। लेकिन जीत तो गए थे ना, सरकार तो उन्हीं की बनी है जॉय साहब, सरकार तो उन्हीं की बनी है। वही बता रहा हूँ कि ये हर तरीके को अपना करके ये आदमी के सिंपैथी को लेकर खेल के हुए आप देखें कि पूरा इलेक्शन में सारा इलेक्शन पाँव में बैंडेज बांधते थे ये चली, और जिस दिन 2 मई को इलेक्शन अनाउंस हुआ उस दिन पूरा पाँव पे खड़ी हो गई। कैसे पॉसिबल है? कौन सा दवा काम कर गया? कौन सा ऐसा दवा है कि 1 महीना तक काम नहीं किया, 1 दिन में काम कर गया? वो इलेक्शन की दवा थी, जीत की दवा थी। तो देखिए ये आदमी के इमोशन से खेलती है, ये आदमी को इमोशनली ब्लैकमेल इसको बोलते हैं कि हाँ हमारी ये अवस्था में मैं कर रहा हूँ, आप मुझे देखो, ये इमोशनली करती है। आप इस पुराना इतिहास ढूंढ लीजिए, इससे पहले जो भी इतिहास है पुराना इतिहास ढूंढ लीजिए कि हर बार ये जनता से इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकालती है, और अपना काम निकल जाता है फिर ये पीछे मुड़ के देखती नहीं है। आज बताइए कितना इमाम को भत्ता मिलता है क्या? बंद हो गया मिलना भत्ता। कितना को भत्ता मिलता अभी, और किसी को नहीं मिलता भत्ता। उन्होंने बेकार जो लोग बेकार थे, जिन्हें नौकरी नहीं मिला था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उन्हें पैसा देना 1000 रुपया करके पैसा देना चालू किया था। आज 1 साल के बाद कितने आदमी को मिला पैसा? सबका बंद हो गया। उसी तरह ये जो अभी 500 रुपए इलेक्शन से पहले 500 रुपए करके हर महिला को देना चालू किया करेगी, बोल रही अनाउंस करी थी। कितने को मिलेगा? 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, उसके बाद किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनके पास तो फंड नहीं है। ये खैरात लगाती है, सरकारी पैसा को क्लब में देती है कि क्लब से जनता को दो पैसा, क्लब को गुंडा पाले, क्लब में लड़के लोग को काम मत दो। आप यदि किसी को काम दोगे, किसी को नौकरियां दोगे, वो चालाक हो जाएगा, वो फिर इनके चलिए वो नहीं फंसेगा। तो उसके लायक उसको रखो ही, उन्हें पार्टी का एक फ्लैट दे दो और 1000 रुपया दे दो पॉकेट में कि ये मैंने अपना मस्ती में रहे, फैमिली जाए तो जाए, अपना तो काम निकलता रहे बच्चे का, और इनका भविष्य पूरा बर्बाद हो जाए। आज तो 10 साल में कितने सारे खर्चे लगाए, कितने सारे काम में इन्होंने दिया, बच्चे को काम दिया है, कहीं दिया है क्या? इतने सारे ग्लोबल टेंडर में गए, इन्होंने इतने सारे बाहर जाकर के लेके आए हैं, कि कोई भी फैक्ट्री खुला क्या? यहाँ पे नहीं खोला, जो भी था वो भी बंद के चला गया। तो बंगाल का अवस्था दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहा है, और जब यहाँ की पब्लिक जानेगी, जब यहाँ की पब्लिक जागरूक होगी, तब समझ में आएगा कि बहुत देर हो चुकी है। और आज नहीं कल देखिए 35 साल वामफ्रंट का शासन शेष हुआ था, उस समय भी यही कहा जाता कि वामफ्रंट की शेष बात है, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता है, उसे उखाड़ फेंका गया, इन्हें भी उखाड़ फेंका जाएगा। ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि इन्हें भी अटका दे। 2024 का सपना देखना छोड़ दे, अपने सरकार को ठीक से चला ले। अभी जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हर बात में इनको डीजी नियुक्त करना है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके जाते हैं, बोलते हैं मुझे डीजी नियुक्त करना है, यूपीएससी मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद नियुक्त कर लूंगा। मैंने ये एक रूल के अंदर में अपना खुद रूल बनाना चाहती है हर चीज में, और वहां से बता मिलता है कि भाई आप हर बात में हाईकोर्ट आ जाते हो। मैं कोई आज भी हाईकोर्ट से इनको बता मिला था कि भाई आप हर बात में आए तो आपको क्यों डीजी नियुक्त करना है। तो सारा भारतवर्ष में जब किसी भी स्टेट की डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है वो यूपीएससी से दिया जाता है, आपके लिए क्यों अलग नियम हो? तो ये हर चीज इनको अलग चाहिए। अपना सोचती है कि कोई भी नियम के बारे नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही ठीक है। नो तो पश्चिम बंगाल के हेल्थ की कंडीशन अच्छी है, नो तो पश्चिम बंगाल में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर है, वो 2 चीज संभालती है, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर। अब दोनों ही चीज पश्चिम बंगाल में चढ़ा गया है, आप देख लीजिए। फरीद साहब एक टिप्पणी आपकी। नहीं, मैं ताज्जुब है कि ये जो लोग वादे करते हैं, भाजपा के हमारे भाई लोग, हमारे मोदी जी की सरकार के लोग जो वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं करते हैं। आपने देखा 7 साल पहले जब वादा किया गया था कि काला धन वापस आएगा, तो आप सब लोगों को 15 लाख
सबके अकाउंट में आएगा। ना आज तक काला धन वापस आया और बल्कि वहां पे 500% काला धन और ज्यादा बढ़ गया। मगर इन्होंने ना 15 लाख की जो अपने वादे थे पूरे किए। अब अगर ममता बनर्जी जो इलेक्शन से पहले वादे करती है, जो वादे करती हैं वो इलेक्शन के बाद फौरन उन सारे वादों को पूरा करने की कोशिश करती है। उस कोशिश में हमारे सारे ये काम हो रहे हैं। जो द्वारे सरकार आ रही है, लक्की भंडार आ रहा है, तो भले 500 रुपया हो या 1000 रुपया हो, जो हम नहीं कहते कि लोगों के 500 रुपए में 1000 रुपए में पूरी जिंदगी चल जाएगी, घर बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर कुछ तकलीफ है तो कुछ तकलीफ जरूर, छोटी मोटी तकलीफ जरूर दूर कर देगा। और अगर ममता बनर्जी ये लोगों के पास जाके अपने किए हुए वादों को पूरा करने का काम करती है तो ये बीजेपी वालों को तिलमिलाहट हो जाती है। यानी कि इनका तो ये हो गया कि ना, जैसे ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब यहाँ तो इनका ये नारा हो जाएगा ना कुछ करूंगा ना किसी को कुछ करने दूंगा। ये इनकी तिलमिलाहट है। और ये इसी तिलमिलाहट को देख के, क्योंकि ममता बनर्जी सारे वादे पूरा करती हैं, ममता बनर्जी तो आगे बढ़ती चली जा रही है, तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। इनको तकलीफ हो जाती है हमारे नेता अभिषेक बनर्जी से। अभिषेक बनर्जी से भी इसलिए तकलीफ हो जाती है कि अभिषेक बनर्जी सामने रहकर लड़ाई करते हैं। उनको जितना भी सीबीआई का डर दिखा दो, उनकी फैमिली को चाहे सीबीआई से डरा दो, वो डरने वाला बंदा नहीं है, वो लड़ने वाला बंदा है, वो पीठ दिखाकर भागने वाला बंदा नहीं है, वो सीने पे गोली खाने वाला बंदा है। तो आपको तकलीफ हो जाती है। हमारे जितने नेताओं को इलेक्शन के बाद जब वो जीत गए, चाहे वो फिरहाद हकीम हो, चाहे वो मदन मिश्रा हो, चाहे हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जिनकी उम्र 75 प्लस है, उनको इस उम्र में भी जाके जेल में डाल दिया, मगर किसी ने भी डर की पीठ नहीं दिखाई। वो लोग लड़ते रहे तो इनको तकलीफ हो जाती है। इनका तो दरअसल तरीका यही है कि सबको ब्लैकमेल करो, अपने पाले में ले लो और अपनी मर्जी से जो काम कराना है करो। मगर ये सारे के सारे लोग तृणमूल के सैनिक हैं, तृणमूल के सिपाही हैं, ममता बनर्जी के सैनिक हैं। ये किसी से डरने वाले नहीं है। चलिए। ये अपनी जान दे देंगे लेकिन पीठ दिखाकर किसी से भागने वाला नहीं है। चलिए जी। चलिए, बहुत क्या बहुत बहुत आपका खाली आपका कार्टून शेयर किया था, ममता बनर्जी के कार्टून शेयर करे और किया था, तो अंकित महापात्रा जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, रातों रात उन्हें अरेस्ट किया गया था। वो भी सीनियर सिटीजन थे, खाली एक कार्टून शेयर किए थे उसके लिए। चलिए समय पूरा हो गया है। फिर अब चर्चा करेंगे और अब लगातार जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ेंगे, चर्चा में तो चुनाव बना ही रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ निकल कर जरूर सामने आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि खेला होबे रिटर्न, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अब उपचुनाव होने हैं। ममता बनर्जी जो कि अभी किसी भी पद पर नहीं थी, मुख्यमंत्री उनको बन गई थी, लेकिन 6 महीने तक वो सिर्फ पद पर बनी रह सकती थी। उनको चुनाव में जाना जरूरी था और अब 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने हैं। क्या कुछ और होगा देखते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।